यहाँ के लोगों की मोहब्बतें भी बेमिसाल है। अभी खान साहब निजामत कर रहे थे तो बोले भाई खान का बड़ा जलवा होता है, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि केवटी विधानसभा क्षेत्र में लहवार एक अपनी अलग पहचान रखता है। सबसे पहले मैं लहवार के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि MIM की बैठक लहवार में होने का मतलब है कि मिथिलांचल में MIM ने अपना वजूद कायम कर दिया, ये यकीनी। मुझे बेहद खुशी है कि एक ऐसा नौजवान जिसे अभी लिखने पढ़ने की उम्र है, जिन बातों को हमारे बुजुर्गों ने नहीं समझा, ये चंद साल का नौजवान इस बात को समझ गया और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के रास्ते पे चल पड़ा। बेहद खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद देता हूं सलामत खान को, जिसने MIM का बेड़ा उठाया। ये कोई आसान काम नहीं है। पार्लियामेंट में 542 MP में एक वाहिद असदुद्दीन ओवैसी है। जब वो बोलते हैं तो पूरा सदन मजबूर होकर के सुनना पड़ता है उससे। वो ताकत है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। यहाँ MIM के तमाम नौजवान लीडर यहाँ मौजूद हैं, मैं इन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। अब वक्त हो चला है बदलाव का। हमने 70 सालों से जिन सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, हमें समझने की जरूरत है कि हमारी तादाद पार्लियामेंट असेंबली से खत्म हो गई और जब आपकी आवाज पार्लियामेंट असेंबली में नहीं होगी तो आपको रोहिंग्या के मुसलमानों से बदतर जिंदगी गुजारने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अब वक्त है बदलाव का कि हमारे लोग पार्लियामेंट असेंबली तक कैसे पहुंचे और कितनी तादाद में पहुंचे जो हमारा समाज मजबूत हो सके। इसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? इस वक्त एक ही नाम है मुल्क में, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। अभी अजमतुल्लाह साहब ने कहा तरह तरह के इल्जामात लगते हैं, स्वाभाविक है लगेगा, लेकिन हमें समझना होगा 15 सालों तक हमने RJD का झोला ढोया। हमारे नौजवानों का अक्ल शऊर बेदार हो गया। हमारे बूढ़े गार्जियन अभी तक पता नहीं किस माहौल में जी रहे हैं। उसके बाद हुकूमत आई लालू से बड़े सेकुलर नेता का, नीतीश कुमार जी का। 17 साल हमने उनको भी वोट दिया। 15 और 17 32 साल से बिहार के लोगों ने इन सेकुलर जमात को वोट दिया। नतीजे में आपको क्या मिला? असेंबली में आपकी तादाद खत्म हो गई, पार्लियामेंट में आपके लोगों की तादाद खत्म हो गई। ये कौन सोचेगा मेरे भाइयों? केवटी सीट आप हार जाते हो, बिस्फी का सीट आप हार जाते हो, जाले में आप हार जाते हो, अलीनगर में आप हार जाते हो, गौड़ा बाराम में आप हार जाते हो, फिर भी आप लालू यादव जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। हम जिंदाबाद करेंगे, लेकिन हमें हमारा अधिकार भी मिलना चाहिए। हम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस बात की लड़ाई नहीं लड़ रहे कि हम सिर्फ MLA MP बनाएंगे, नहीं। हम अगर तुम्हें वोट देंगे तो हमारे लोगों की हिस्सेदारी भी पार्लियामेंट और असेंबली में होनी चाहिए। इसकी लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं। हमें समझना होगा 1.5% 2% की आबादी है नीतीश कुमार की, चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। सहनी समाज की आबादी है 2.5% 3%, उसका नेता हो चुका। माझी की आबादी कितनी है देख लीजिए, उनके लीडरशिप आ गए, लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं हुआ, मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं बढ़ी। और ये यकीन जानिए, अगर आप इसी तरह गुलामी जहन से वोट देते रहे
तो आपका लीडर कभी पैदा नहीं होगा। आपको लड़ना होगा मेरे भाइयों। आप मकामी लोग हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ एक मजबूत लीडर थे राजद के, कैसे तेजस्वी यादव ने उनको निकाल फेंका, कैसे उनका टिकट काट दिया। कांग्रेस के एक लीडर हैं, कैसे कांग्रेस पार्टी ने उसको किनारा कर दिया। अब आपकी लीडरशिप मिथिलांचल में नहीं है, तो आपको अपना लीडर पैदा करने के लिए आपको एकजुट होना होगा। अपने वोट की ताकत से ही आप अपना नेता चुन सकते हैं, अपने समाज को मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। दो बातें हैं, अगर आपके अंदर सियासी शऊर नहीं है तो आपको जीने का भी कोई अधिकार नहीं। आज MIM पार्टी आपके बीच सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं आई है और न ये माला टोपी पहनने के लिए आई है। हम अपने लोगों को भी मना करते हैं कि ये माला टोपी से परहेज कीजिए और लोगों को बताइए कि अब आपका साथ चाहिए हमें। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हमारे लोग आने वाले दिनों में और भी गुलाम बनकर जीने को मजबूर हो जाएगा। और इन दिनों बिहार में यही चल रहा है। एक साहब मुझे बता रहे थे कि महागठबंधन कहती है कि MIM पार्टी को अगर गठबंधन में ले लिया जाए तो मुसलमानों का नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो जाएगा, बिहार में अख्तरुल ईमान हो जाएगा। तो आपसे पूछना चाहते हैं हम कि क्या आप नहीं चाहते कि आपका नेता आपके समाज का बेटा बने? आपको सोचने की जरूरत है मेरे भाइयों। हम आपसे अपील करने आए हैं कि अब MIM पार्टी मिथिलांचल में अपना कदम रख चुकी है और हमने अपने नेताओं को ये वादा किया है कि हम मिथिलांचल से इतने लोगों को जोड़ेंगे कि महागठबंधन की नींद गायब हो जाएगी। 5 लाख लोगों को जोड़ने की मुहिम हमने शुरू की है और जल्द उसके भी तारीख का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा भी एक तहरीक की शुरुआत की गई, वो तहरीक बहुत अहम है। इन दिनों आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार रोजगार पे बात करते हैं। 5 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, अच्छी बात है, लेकिन इसमें हमारे लोगों को कितना रोजगार देंगे इस पर कोई नेता पार्टी का पूछता नहीं कि हमारी जो आबादी है उन लोगों को कितना रोजगार देंगे, इस पे बात ये लोग नहीं करते। हम बताना चाहते हैं कि अभी उर्दू की बात चल रही थी, 1.5 से 2 लाख उर्दू की टीचर की जो वैकेंसी है पूरे बिहार में, जो सरकारी स्कूल है उसमें 1.5 से 2 लाख सीट खाली है। आप सोचिए अगर ये सरकार ईमानदार होती तो आपके 1.5 से 2 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता था, लेकिन ये सरकार ठग रही है। और MIM इसी की लड़ाई लड़ने आई है कि अब तुम हमारे समाज के लोगों को और ज्यादा नहीं ठग सकते। हम चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूलों में उर्दू की सीटें खाली है उस पर ये सरकार बहाली का ऐलान करे। अगर नहीं करेगी तो 26 फरवरी से हमने ये ठान लिया है कि इस सरकार को घुटने पर लाने के लिए हम उर्दू की तहरीक को दरभंगा से शुरुआत करेंगे और पूरे बिहार में इस तहरीक को चलाएंगे। लेकिन ये चलेगा कैसे? जब आपका साथ मिलेगा। चूंकि उर्दू इसलिए हमारे लिए अहम है कि उर्दू हमारी मादरी जबान है। अभी आपने सुना होगा कि तालीम पर गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लाई है, नया कानून बनाया है, उसमें ये कंपलसरी कर दिया है कि जो जिस बिरादरी के लोग हैं, जिस समाज से आते हैं, उसको कंपलसरी है कि उनके जो बच्चे हैं उनको शुरुआती तालीम उनकी मादरी जबान में दिलाई जाए। इसलिए उर्दू एक अहम मसला है।
हमारे लोगों के लिए कि उर्दू हमारी मादरी जबान है, हमारी जो नस्ल है उसको उर्दू से जोड़ा जाए। अगर हम उर्दू के लिए खामोश रहे तो ये हमारी जबान को खत्म करने की साजिश है। जब किसी कौम से उसकी जबान को खत्म कर दी जाए तो वो कौम खुद ब खुद मर जाती है। उसको किसी लाठी बंदूक या दंगा से मारने की जरूरत नहीं। तो ये अहम मामला है। पहले सरकारी स्कूलों में उर्दू की किताबें मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, सब खत्म हो गया। नीतीश कुमार इतने बड़े समाजवादी नेता हैं कि ये सिर्फ कितना ठग नेता है इनकी पार्टी का, उसको इन्होंने भेज दिया है कि लोगों के बीच जाओ, खास करके मुसलमानों के बीच, और उससे ये मत पूछना कि तुम्हारे मसाइल क्या है, हम हल कर देंगे। नहीं, उनको ठगो, उनको बताओ कि नीतीश कुमार सबसे बड़ा सेकुलर नेता है लालू के बाद। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि 17 साल तक यही नीतीश कुमार भाजपा को घर घर तक पहुंचाया, आरएसएस को घर घर तक पहुंचाया, और आज जब उनको लगा कि मुझे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटा देगा तो इन्होंने महागठबंधन के साथ आकर के फिर से एक नया शगुफा छेड़ दिया है कि बीजेपी से अगर मुसलमानों को कोई बचा सकता है तो वो नीतीश कुमार है। आप बताइए, पहले आपके घर में गुंडा भेज दें और फिर हम जाएं कि नहीं इस गुंडा से आपको बचाएंगे, तो इससे भी बड़ा कोई ठग हो सकता है क्या? आरएसएस की शाखाएं पहले बिहार में 800, 900, 1000 लगता था, अब 1400 शाखाएं लगती है। ये है नीतीश कुमार। सांप को दूध पिलाने वाला अगर कोई बिहार में चीफ मिनिस्टर हुआ लालू प्रसाद के बाद तो ये नीतीश कुमार। सेकुलर का मतलब सबसे बड़ी गुंडागर्दी। सेकुलर सरकार में अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ शोषण हुआ, जुल्म हुआ, तो वो मुसलमान है। अभी एक लड़के की मॉब लिंचिंग होती है मुजफ्फरपुर में। 2 लड़का था, एक को मार दिया जाता है, दूसरा जख्मी हालत में पड़ा रहता है, और जिस गांव का वो बच्चा होता है चंद कदम की दूरी पे एक राजद पार्टी का ही नेता मुसलमान और वो मिनिस्टर है, आज तक उसके घर नहीं गया। आप बताइए क्या फायदा है आरजेडी को वोट दे करके, क्या फायदा है जेडीयू को वोट दे करके, क्या फायदा है कांग्रेस का झोला ढो करके? हमारे नौजवान पढ़ते नहीं है, हमारे गार्जियन पढ़ते नहीं है। अखबार पढ़िए, आप पता चल जाएगा। अभी एक वीडियो जारी हो गया है बीबीसी का, मैं वो भी बातें आपके बीच रख देना चाहता हूं। गुजरात में जब मुसलमानों का कत्लेआम हुआ तो सरकार ने रिपोर्ट दिया था कि 200-500 लोगों की जानें गई और 1000-2000 लोगों का घर जला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 35,000 से ज्यादा मुसलमानों का गुजरात दंगा में कत्लेआम किया गया और 50,000 से ज्यादा लोगों का घर जला दिया गया। और इस सच्चाई को बीबीसी ने उजागर कर दिया है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म आ गई उस पर कि एक सोची समझी साजिश के तहत दंगा कराया गया और उसका मुख्य आरोपी देश का सबसे बड़ा ओहदा पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषी है। भारत में बैन कर दिया गया उस वीडियो को कि लोगों तक बातें नहीं पहुंचे। लेकिन मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूं कि भाइयों, आपको समझने की जरूरत है कि जिस सेकुलर का चोला आपने पहन रखा है और आपने अपने ज़हन को गुलामी की तरफ ले जा चुके हैं, उससे बाहर निकलना होगा। जिस वक्त गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत थी, यूपीए सरकार की हुकूमत थी, अगर वो ईमानदार होते तो मोदी और अमित शाह जेल की सलाखों में होता। लेकिन नहीं, उसको आगे मजबूती के साथ काम करने के लिए मैं उम्मीद रखूंगा कि आने वाले दिनों में ये काफिला 1000 नहीं, 10,000 नहीं, क्योंकि के लाखों लोग एमआईएम की सदस्यता लेंगे इंशाअल्लाह। चूंकि एमआईएम आपके वजूद की लड़ाई लड़ेगा, आपके बीच फिर आएगी सेकुलर जमात कि अगर एमआईएम को आप वोट दिया तो भाजपा सरकार में आ जाएगी,
तब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा को सत्ता में हटाने का या भाजपा को भगाने का, भाजपा के खिलाफ वोट करने का क्या ये अल्पसंख्यक समाज ने ठेका ले रखा है? क्या नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव 2025 के लिए मुस्लिम समाज से मुख्यमंत्री का ऐलान कर सकते हैं क्या? अगर ये सेकुलर पार्टी है, अगर ये मुसलमानों के हितैषी हैं, अगर ये हमारे वोट से इनको हमदर्दी है, तो क्या मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो हम भी उनका साथ देने को तैयार हैं। नहीं करेंगे ये, आपको झूठ बोलेंगे कि ओवैसी की पार्टी को अगर आपने वोट दिया तो भाजपा आ जाएगी। अरे भैया, भाजपा 70 साल से हमने आपको वोट दिया, क्या मुसलमानों ने भाजपा को केंद्र में लाके रख दिया? क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने भाजपा को ला करके रख दिया? क्या बिहार में 3 सीट से 70 सीट मुसलमानों ने दे दिया? ये सब ढकोसला है, आपको गुलाम बना करके। क्या उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा कहीं मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है क्या? कितना आंदोलन अखिलेश यादव ने किया? आजम खान से ज्यादा मजबूत लीडर भी कोई हुआ क्या? आज उनके साथ क्या किया जा रहा है? क्या किसी नौजवान से छिपा हुआ है क्या? बकरी चोरी, खस्सी चोरी, भैंस का केस, बताइए। इतना बड़ा लीडर आजम खान, जिसने सर सैयद अहमद खान के बाद अगर किसी ने तालीम पे काम किया तो वो भारत में एक ही नाम है, आजम खान साहब का। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उसने कायम की, उसको खत्म कर दिया। योगी से बड़ा भी कोई गुंडा है क्या? कानून है क्या इसके पास? आइन संविधान को रौंदने वाली सरकार, उससे डराया जा रहा है। नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, मगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं चाहिए। अगर हमारा साथ नहीं चाहिए तो हम बताना चाहते हैं इन फर्जी नाम नहाज सेकुलर जमात को कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है हमारी, और बिहार की भी दूसरी सबसे बड़ी आबादी है हमारी। हम अपने वोट की ताकतों से आपको मजबूर करेंगे और हमें हिस्सेदारी देना आपकी मजबूरी हो जाए। हम 2024 और 2025 में चुनाव की आबादी है हमारी, और बिहार की भी दूसरी सबसे बड़ी आबादी है हमारी। हम अपने वोट की ताकतों से आपको मजबूर करेंगे और हमें हिस्सेदारी देना आपकी मजबूरी हो जाए। हम 2024 और 2025 में चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ सीमांचल तक अब ये MIM नहीं, सीमांचल से निकल करके सारण कमिश्नरी पहुंची ये MIM, और गोपालगंज में हमने बता दिया कि सुन लो फर्जी सेकुलर पार्टियों, अगर तुम हमें छुआछूत मानते हो तो तुम भी सत्ता का मुंह नहीं देख पाओगे। तुम्हें हमारे साथ बराबरी का समझौता करना होगा। अब ये अडवाणी का रथ रोको और ये भाजपा को रोको, इन सब चीजों से मुसलमान अब तुम्हारे बहकावे में आने वाला नहीं। अडवाणी का रथ रोकने के लिए क्या मुसलमानों ने कहा था? सबसे पहला ईंटा राम मंदिर बनने के लिए इसी बिहार की सरजमीन से गया। जिस लालू यादव ने अडवाणी को रोक करके 15 सालों तक मुसलमानों के वोट का हलवा खाया, उसी का बेटा बोला कि हम ईंट लेके राम मंदिर बनाने जाएं। अच्छी बात है, राम मंदिर बनने का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं अपने लोगों से कि क्या बाबरी मस्जिद शहीद होने के लिए हमने लालू यादव को वोट दिया था? इस पर सवाल कौन करेगा? अब्दुल बारी सिद्दीकी करेंगे क्या? अली अशरफ फातिमी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब तस्लीमुद्दीन जैसा लीडर आपके पास नहीं, डॉक्टर शहाबुद्दीन जैसा लीडर आपके पास नहीं। ये जो लीडर है ये गुलाम है, गुलाम। पार्टी अगर कहेगी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी टोपी पहनो तो वो टोपी पहनेगा, और कहेगा नहीं तो टोपी उतार के फेंक दे।
इसको कोई मतलब नहीं। तो चूंकि बातें बहुत लंबी है, फिर कभी मौका मिलेगा, लेकिन हम अपील करने आए हैं अपने लोगों से कि दो लड़ाई है मेरे भाई। एक तो इन दिनों ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां आपके जबान को खत्म करने की साजिश रच रही है। उर्दू इसलिए अहम है कि अभी अगर ये सरकार ईमानदारी बरते तो 1.5 से 2 लाख नौजवान आपके टीचर बहाली में आ सकते हैं। इसके लिए लड़ना होगा कि नहीं लड़ना होगा, बताइए आप लोग। दूसरा कि सारे ऑफिस, सारे जगहों से उर्दू का नेम प्लेट गायब हो गया। मैथिली तो हमारी जबान नहीं है, लेकिन मैथिली वालों का काम कौन कर रहा है? यही फर्जी सेकुलर पार्टियों का नेता मंत्री है संजय झा। एक भी मुसलमानों का काम नहीं करता है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आप जाइए एक काम लेकर के संजय झा के यहाँ, आपका काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एमपी चुनाव के बाद उसने नीतीश कुमार को कहा कि ये मियाँ जी सब हमको वोट नहीं देता है, इसलिए मियाँ जी का काम नहीं करना। आप सोचिए, आपकी लीडरशिप खत्म हो गई, और दो चीज अगर खत्म हो गया तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। इसी तरह कभी कोई आरजेडी का कैंडिडेट होगा, वोट दीजिए, हार के जाएगा, फिर कभी दंगा होगा, आपको पिटवाएगा भी, और फिर आपका हमदर्द बन करके भी आएगा। सबसे ज्यादा मुकदमा, सबसे बेकसूर अगर कोई जेलों में जाता है तो वो आप ही के समाज का लोग। अगर ये सरकार, ये सेकुलर पार्टियां ईमानदार होती तो जो सच्चर कमेटी या रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें आपको दलितों से बदतर बताया गया। आखिर क्या वजह है कि आप उस रिपोर्ट को लागू नहीं किए? इसलिए नहीं किया कि अगर आपको मेन स्ट्रीम में लाया गया, आपको रोजगार से जोड़ा गया, आप खुशहाल हो गए, आपके घर में पैसा आने लगा, आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने लगा, तो आप उससे सवाल करने लगे। इसलिए आपको, आपके साथ ईमानदारी नहीं बढ़ता जा रहा। तो हम अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग एमआईएम पार्टी से जुड़े, और ये नहीं सोचे कि ये पार्टी कुछ नहीं करेगी। हम आज बता के जाते हैं आपसे कि जिस दिन से मैं इस पार्टी में आया हूँ, सबसे ज्यादा अगर नीतीश कुमार मीटिंग कर रहा है किसी नेता के साथ, तो उनकी पार्टी से जुड़ा जितना मुस्लिम नेता है सबको घर पे बुला बुला के बैठक शुरू कर दिया। कई जदयू का नेता बोला, नजरे भाई बहुत इज्जत बढ़ गई है, पहले पूछता नहीं था नीतीश कुमार, कहता था कि अगर ज्यादा मुसलमान का बात करे तो गेटे पर से उसको विदा कर दो। आप कहता है कि बगल में बैठाते हैं, कहते हैं तो सब वोट ओवैसी की तरफ चला जाएगा जी। अभी तक ये 5 ठो लाए थे, 4 गो चला भी गया। एक ऐसा सिपाही है अख्तरुल ईमान कि अगर उसकी क़यादत में लोग 2025 में चुनाव लड़ गया, तब तो ये कहेगा कि सुनिए नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जो बनाइएगा तो पहले एमआईएम पार्टी से पूछिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हम उस लड़ाई को लड़ने निकले हैं, और ये यकीन जानिए कि हम 40 से 50 सीट जीतेंगे 2025 में इंशाल्लाह। चूंकि उसकी वजह है आरजेडी जो हलवा खाती है, और ये महागठबंधन, आप लोग जब पढ़िएगा, हमारे नौजवान हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है हमारी। आप पढ़िए, आरजेडी वही सीट जीतती रही है जिस पर मुसलमानों का 50,000 वोट रहा, नहीं तो नहीं जीतता उतना। आप सोच लीजिए, तो वोट हमारा। हम जाए भीख मांगे, तेजस्वी यादव के गेट पे खड़े हैं, सर कारी शुएब आए हैं मिलने, सर अब्दुल बारी सिद्दीकी में भीख मांग रहे हो यार, वोट हमारा।
और नेता हो, राजा हो, ये सब नहीं चलेगा। MIM पार्टी इसी की लड़ाई लड़ने आया है कि लाहौर का बेटा क्यों नहीं विधानसभा में बोलेगा, केवटी का बेटा क्यों नहीं विधानसभा पहुंचेगा, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। नजरे आलम को कोई टिकट या MLA MP का लालच नहीं है। अगर हमको लड़ना होता, हमको लालच होता, तो हम भी किसी न किसी सेकुलर पार्टी का झोला ढूंढते। नहीं, हमारी जो मजबूती है, हमारे जो कौम के लोग हैं, उसके लिए लड़ना होगा, उसके लिए मजबूत आवाज की जरूरत है। अगर हम जैसा लोग भी बिकता रहा तो फिर इस कौम का कोई रहबर नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलें हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ, ताकि हम 2024 में भी इस ठग गठबंधन को मजबूर कर दें कि बगैर हमारे साथ तुम्हारा ये कोई गठबंधन बिहार में नहीं चलेगा। और 25 में बगैर हमारे गठबंधन के तुम चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं घोषित कर सकते। MIM ये तय करेगा 2025 में कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इंशाल्लाह। इन्हीं बातों के साथ, चूंकि सारे लोगों का नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, MIM के जो नौजवान हैं, इनकी मोहब्बत जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से है, ये काफी है। हमारे नौजवान जाग चुके हैं, अब हमारे गार्जियनों की सिर्फ सरपरस्ती चाहिए कि नहीं, तुम लोग लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ। आखिरी बात कह के मैं रुखसत लूंगा। हमारे साथ डॉक्टर सोहेल साहब, ये डेली आते हैं, कहते हैं, हमारी अहलिया कहती है कि आपसे जब पूछते हैं कि आप MLA लड़िएगा क्या, तो कहते हैं नहीं नहीं हमको MLA नहीं लड़ना। तो MP लड़िएगा क्या, तो नहीं हमको MP भी नहीं लड़ना। तो पूछती है तो MIM का झोला काहे ढोते हैं, तो कहते हैं झोला ढोते हैं। हम जब घूमते हैं तो हमको लगता है कि 70 सालों में हमारी कौम के लोग, हमारे नौजवान, हमारे बाप दादा गुलाम बन चुके हैं। तो हम इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, इसलिए MIM को मजबूत करने के लिए निकले हैं कि हमारे आने वाली जो नस्ल है, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो आइंदा गुलाम बनकर जिंदगी नहीं जी। इसलिए आज से अहद कर लें कि हम MIM का साथ देंगे इंशाल्लाह, और आने वाले दिनों में बिहार ही नहीं मुल्क में MIM पार्टी दूसरा वजूद की शक्ल में उभर कर सामने आए। इन्हीं बातों के साथ तमाम लोगों का शुक्रिया।